नमस्कार। हम हमारे कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम हमारे चैप्टर्स की ओर बढ़ें, आपको बता दूं कि इस कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स के दौरान आप कंप्यूटर्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जैसे कि कंप्यूटर्स में कौन से डिवाइसेस आते हैं, ये कहाँ पर यूज होते हैं और कैसे हम कंप्यूटर्स का पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। चैप्टर के टाइटल से ही आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें हम सीखेंगे कंप्यूटर्स किसे कहते हैं, कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं और किन जगहों पे कंप्यूटर्स काम आते हैं। आज आप कहीं भी चले जाएं, किसी मॉल में, हॉस्पिटल में, बैंक, हर जगह अब आपको कंप्यूटर्स यूज होता हुआ दिख रहा होगा। एक टाइम था जब इन सब जगहों पर मैन्युअली पेपर से सारा डेटा एंट्री किया जाता था, जिसमें काफी समय लगता था, और आज वही चीज हम कंप्यूटर्स में फीड करके उस काम को काफी आसानी से और डबल स्पीड से कर पा रहे हैं। और अब वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और मोबाइल में जो विकास हम देख रहे हैं, वो आज से 10 साल पहले जो था और आज जो है, उसने ज्ञान के नए दरवाजे खोल दिए हैं। आज आप घर बैठे दुनिया की किसी कोने की इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर सिस्टम पर पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि अब हम इंफॉर्मेशन के सुपर हाईवे पर चल रहे हैं, जहां कोई भी इंफॉर्मेशन पाना या देना बस कंप्यूटर के एक क्लिक के जरिए हो सकता है, जो एक समय पर हमारे लिए नामुमकिन था। इसी से आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि कंप्यूटर्स के बारे में जानना, उसे सीखना और अपने जीवन में उसका उपयोग करना आपके जीवन को सरल तो बनाता ही है, पर साथ ही साथ मशीन के जरिए आप एक नए थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। चलिए इसी के साथ जब हमने कंप्यूटर्स की इतनी बातें कर ली हैं, तो जानते हैं कि जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं, उसका पूरा सिस्टम किन किन उपकरणों से बनता है। इस चैप्टर के पहले पेज पर आप देखेंगे तो एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इस पूरे मशीन के समूह को कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इसे बैंक्स, सरकारी ऑफिसेज और घरों में यूज किया जाता है। इस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डिजाइन तैयार कर सकते हैं और कई सारे टास्क इस पर्सनल कंप्यूटर पर कर सकते हैं। जैसे हम हमारे ऑर्गन्स, लिवर, हार्ट, लंग्स के बिना काम नहीं कर सकते, वैसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए इन सारे उपकरणों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आप देखेंगे तो एक बड़ी सी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। इसे कहते हैं मॉनिटर। आप जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को फीड करते हैं, उसका रिजल्ट आपको इस मॉनिटर पर दिखाई देता है। ये सबसे जरूरी हिस्सा होता है कंप्यूटर का, जो आपको आउटपुट प्रदान करता है। फिर कंप्यूटर के नीचे आपको एक सीपीयू दिखाई दे रहा होगा। ये मान लीजिए ये आपके कंप्यूटर का ब्रेन है। जो भी टास्क आप कंप्यूटर को देते हैं करने के लिए, ये वही करता है। सीपीयू एक प्राइमरी कंपोनेंट है जो सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप जो भी इनपुट देते हैं और उसका जो आउटपुट निकल कर आता है, वो इसी के जरिए होता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव क्या करता है, आपकी सीडी या डीवीडी पर जो भी रिफ्लेक्टिव डेटा स्टोर्ड है, उसे रीड करता है और आपके सामने प्रेजेंट करता है। अब आगे देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आज यूज नहीं किए जा रहे हैं। आज आपको ये कंप्यूटर्स में नहीं मिलेंगे, पर ये काफी पहले यूज किए जाते थे, जब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी डेटा ट्रांसफर करने के लिए। आज जो आप यूएसबी ड्राइव्स या ऑनलाइन कनेक्टिविटी या क्लाउड पर जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, ये पहले नहीं था। पहले इन फ्लॉपी डिस्क पर डेटा स्टोर किया जाता था। आज इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम हुआ करती थी। बस केबी या एमबी में ही आप स्टोर कर पाते थे। आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं कि चाहे आप जितनी से जितनी हैवी फाइल स्टोर करना चाहें या ट्रांसफ़र करना चाहें, इन एडवांस टेक्नोलॉजीज की बदौलत आप कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क आज हमारे उपयोग में तो नहीं है, पर जानकारी के लिए आपको ये जानना चाहिए। चौथी चीज़ जो दिखाई पड़ रही है वो है लेज़र प्रिंटर।
लेजर प्रिंटर आप जानते ही होंगे, ये वो मशीन है जो आप जेरोक्स या प्रिंट कॉपी निकालने के लिए यूज करते थे। फिर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं सीडी रोम या सीडी रोम ड्राइव लिखा हुआ है। ये भी 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी की शुरुआत में यूज किया जाता था। अब इसकी जगह पर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी से बने ड्राइव्स हैं और ऑनलाइन स्टोरिंग मीडियम आ गए हैं। ये एक मीडियम था जिसके जरिए सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस और लार्ज फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जाता था। सीडी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम में सिर्फ रीड ओनली टेक्नोलॉजी थी, जिसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग के समय में उसमें जो भी डेटा स्टोर है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उससे आप बस रीड कर सकते हैं। जबकि फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का ड्राइव था जिसमें आप डेटा रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इसका मतलब डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था। कई प्रकार की इनमें डिफरेंसेस थी जो इन्हें अपने काम में अलग बनाती थी। और नेक्स्ट में है सीडी रोम ड्राइव। ये एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस हुआ करता था जिससे सीडी रोम में से डेटा को रीड करने के लिए बनाया गया था। आजकल इनको डिजिटल स्टोरेज ने रिप्लेस कर दिया है। आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स में ये दोनों ही ड्राइव आपको देखने नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको कीबोर्ड की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसमें कई तरह के कीज होते हैं। इनमें कई तरह के बटन्स होते हैं, कई तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो एक प्रकार के फंक्शन या कमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कंप्यूटर से इन बटन्स के जरिए अपने कमांड्स को पहुंचा पाते हैं। अगला है माउस। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर मूव करने के लिए काम आता है। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच संवाद स्थापित करने में मदद करता है। ये डिजिटल डेटा को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलने और फिर से वापस बदलने में क्षमता रखता है ताकि इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच एक कम्युनिकेशन संभव हो। उसके बाद है स्पीकर, जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। फिर है मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो डेटा को टेम्पररी या स्थायी रूप से स्टोर या रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होती है। इससे पहले हमने जाना कि कंप्यूटर्स आखिर होते क्या हैं। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर्स भी कई प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में शॉर्ट में जानते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स जो कि ट्रेडिशनल डिजिटल कंप्यूटर से अलग होते हैं, रियल वर्ल्ड डेटा को डायरेक्टली मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि वोल्टेज, प्रेशर या टेम्परेचर। इनका मेन काम होता है कंटिन्यूअस डेटा को हैंडल करना और एक आउटपुट प्रदान करना। ये कंप्यूटर्स फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्टली मेजर और प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं एक थर्मोमीटर जो टेम्परेचर मेजर करता है, वो भी एक तरह का एनालॉग डिवाइस है। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर आप गाड़ी के स्पीडोमीटर को भी ले सकते हैं। स्पीडोमीटर एक एनालॉग कंप्यूटर की तरह काम करता है जो गाड़ी की स्पीड को मेजर करता रहता है और आपको स्क्रीन पे दिखाता है कि गाड़ी कौन सी स्पीड पे चल रही है। इसके कंपैरिजन में डिजिटल कंप्यूटर्स सब कुछ बाइनरी कोड यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह एनालॉग कंप्यूटर्स रियल टाइम डेटा को डायरेक्टली प्रोसेस करते हैं जो उन्हें कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। इनका यूज़ आज भी कई जगह पे होता है जहां कंटिन्यूअस डेटा मॉनिटरिंग और प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। आपके लिए एनालॉग कंप्यूटर्स को समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको डिफरेंट टाइप के कंप्यूटिंग सिस्टम्स के बारे में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। अब आगे हमारे दूसरे टाइप के कंप्यूटर के बारे में जानते हैं जो कि है डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो आपके घर में, ऑफिसेज में, स्कूल में, बैंक में हर जगह इस्तेमाल होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स कुछ ही जगह यूज होते हैं पर डिजिटल कंप्यूटर्स आपको हर जगह दिखेंगे। जैसे हमने एनालॉग कंप्यूटर्स में देखा कि एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर करते हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वैसे
डिजिटल कंप्यूटर्स बाइनरी फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करते हैं, यानी 0 और 1 के बीच में। ये कैलकुलेशंस, गेमिंग, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज और भी ऐसे डिजिटल कई सारे काम के लिए यूज होता है। इसका एक सबसे क्लासिक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आपका स्मार्टफोन। आपका फ़ोन भी एक तरह का डिजिटल कंप्यूटर ही है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या इंटरनेट चलाते हैं तो ये डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी कोड यानी कि 0 और 1 का इस्तेमाल करके डेटा को प्रोसेस करता है। और तीसरा और आखिरी टाइप का कंप्यूटर जो कि है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर नाम से ही आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। ये कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का एक मिक्स है। ये कंप्यूटर्स दोनों ही कंप्यूटर्स का लाभ उठाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटी, रियल वर्ल्ड डेटा को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी, और डिजिटल फॉर्म की कैपेबिलिटी, क्रिटिकल कैलकुलेशंस और डेटा को स्टोर करने की, दोनों के ही मिश्रण से एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। इसमें पहले रिसीव किए गए एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर, स्पीड या प्रेशर, और फिर ये सिग्नल्स डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी एक प्रॉपर तरीके से डेटा को स्टडी करने की हेल्प मिलती है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल आपको दूं तो हॉस्पिटल्स में जो हार्ट मॉनिटर यूज़ किया जाता है वो भी एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर है, जिसमें कंप्यूटर पेशेंट की हार्ट रेट को ट्रैक करता रहता है, यानी कि एनालॉग डेटा को प्रोसेस करता है और फिर इस डेटा को यूज़ करके डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट करता है, जिससे कि डॉक्टर समझ सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, वो कैसे रिकवर कर रहे हैं। तो इससे समझिए कि इन सभी टेक्नोलॉजी जैसे कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, इन तीनों की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सभी अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं और आने वाले समय में इनमें और परिवर्तन होता रहेगा और ये और एडवांस होते जाएंगे। अब ये तो हमने समझ लिया कि कितने मेन टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, पर इस डिजिटल कंप्यूटर्स के भी कुछ अपने प्रकार होते हैं। जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स भी आते हैं। अगर इन कंप्यूटर्स के बारे में आप पहली बार सुन रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, हम धीरे धीरे जानेंगे कि इन कंप्यूटर्स किस काम आते हैं और ये अलग अलग क्यों हैं। तो सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर्स में सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं। तो सुपर कंप्यूटर से आप क्या समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसा जो बहुत पावरफुल है, कुछ ऐसा जो उसे बाकियों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सुपर कंप्यूटर्स हमारे आम कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इन कंप्यूटर्स में काफ़ी एडवांस CPUs, GPUs और हाई स्पीड नेटवर्किंग सिस्टम्स होते हैं, जो इसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। आपने नासा की रिसर्च की कभी कोई वीडियो या पिक्चर टीवी पे देखी होगी, या फिर न्यूज़पेपर में देखा होगा, या मूवीज में देखा होगा कि नासा या इसरो में एक अलग टाइप का कंप्यूटर यूज होता है जो काफी बड़ा होता है। बस वही है एक सुपर कंप्यूटर। इन कंप्यूटर्स को शटल को लॉन्च करने में, उसे कंट्रोल करने में और स्पेस पे रिसर्च वर्क के लिए यूज किया जाता है। इस बात से समझिए कि ये कितना पावरफुल कंप्यूटर होगा। इन कंप्यूटर्स को स्पेशली साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया जाता है, क्योंकि इनमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इनकी परफॉर्मेंस और प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा हाई स्पीड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी वजह से इन्हें रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत महंगे भी मिलते हैं। और दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, जिसको नाम दिया गया था CDC 6600। अब विस्तार में देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किन किन जगहों पर होता है। तो सबसे पहले मौसम की भविष्यवाणी यानी कि वेदर फोरकास्टिंग। अब आपके लिए ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सुपर कंप्यूटर्स मौसम की भविष्यवाणी में कैसे मदद करते हैं। जो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके यहाँ ये सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड होते हैं और इनका सबसे पहला रोल होता है कि ये दुनिया के अलग अलग सोर्सेज से मौसम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि सैटेलाइट के थ्रू, वेदर स्टेशन से, एयरक्राफ्ट से। फिर इन डेटा को कलेक्ट करके
सुपर कंप्यूटर्स में फीड किया जाता है और ये कंप्यूटर्स इनकी हाई कंप्यूटिंग पावर की वजह से इन डेटा को प्रोसेस करते हैं और करोड़ के कैलकुलेशंस भी सेकंड्स में कर लेते हैं। और वेदर फोरकास्टिंग में सबसे कठिन पार्ट होता है वेदर का अनुमान लगाना, यानी कि मौसम का अनुमान लगाना, जो कि ये सुपर कंप्यूटर्स मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करते हैं और सिमुलेशंस रन करते हैं जो रियल वर्ल्ड की कंडीशंस को मिमिक करते हैं। इन सिमुलेशन से साइंटिस्ट को ये पता चलता है कि अगर करंट कंडीशंस में थोड़ा भी फेरबदल होता है तो वेदर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस तरह से वेदर फोरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल है। अब दूसरी जगह जहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो है भूकंप की जानकारी लेने में, यानी कि अर्थक्वेक स्टडीज। भूकंप को स्टडी करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट सिस्मिक डेटा को कलेक्ट करते हैं, या आसान भाषा में समझिए तो भूकंप की लहरों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो कि अर्थक्वेक डिटेक्टर से मुमकिन हो पाता है। ये डेटा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनको समझने के लिए इस डेटा को सुपर कंप्यूटर्स में प्रोसेस किया जाता है और ये कंप्यूटर्स अपनी हाई प्रोसेसिंग स्पीड से इन डेटा को एनालाइज करते हैं। वो हर एक सिस्मिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि उसकी स्पीड, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को डिटेल में एनालाइज करते हैं और एक फाइनल डेटा प्रेजेंट करते हैं जिससे साइंटिस्ट इसे स्टडी करके अर्थक्वेक के बारे में और जानकारी ले पाते हैं। इनका उपयोग नेचुरल गैस, पेट्रोल और कोल की खोज में भी होता है। और तीसरा, वन ऑफ द मेन यूज हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स का, वो है कम्युनिकेशन को बिल्ड करना। हम आज जो भी डिवाइस यूज करते हैं, हमारे फोन्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, सब कुछ, इन सब डिवाइसेस के बीच लगातार काफ़ी सारा डेटा फ्लो होता रहता है, जैसे कि इंटरनेट ट्रैफिक, मोबाइल डेटा और सैटेलाइट के कम्युनिकेशंस। इन सभी डेटा को बहुत बड़े पैमाने पर सुपर कंप्यूटर्स प्रोसेस करने में मदद करते हैं, जिससे कि डेटा ट्रांसफ़र इनके बीच तेज़ी से और आसानी से हो सके। फिर ये नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे जो भी डेटा वो स्पीड से ट्रांसफ़र हो रहा है, इनके बीच में कोई भी प्रकार का डेटा लूज ना हो और नेटवर्क एकदम सेफ रहे। इन कंप्यूटर्स को जहाँ यूज़ किया जाता है, इन बातों से आप समझ पा रहे होंगे कि सुपर कंप्यूटर्स का कितना बड़ा रोल है हमारे समाज, साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। ये कंप्यूटर्स हथियारों के परीक्षण और न्यूक्लियर वेपन्स के प्रभाव को जानने में भी मदद करते हैं। बुक में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सुपर कंप्यूटर की एक पिक्चर दी गई है। आप देखिए कि ये मशीन दिखने में ही कितना ज़्यादा पावरफुल लगता है। और दुनिया में कुछ फेमस सुपर कंप्यूटर्स के नाम भी आपके बुक में दिए गए हैं। पहला है IBM Sequoia अमेरिका में, दूसरा फुजित्सु की कंप्यूटर जापान में और तीसरा परम सुपर कंप्यूटर भारत में। अब जानते हैं हमारे दूसरे टाइप के डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, जिसे कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। आसान भाषा में समझाऊं तो ये वो कंप्यूटर्स हैं जो कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और सरकारी दफ्तरों में देखने मिलेंगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनको खास बनाते हैं ताकि ये ऑफिस के कामों में इस्तेमाल किया जा सके। सबसे पहले ज्यादा क्वांटिटी में डेटा को ये हैंडल कर पाते हैं, जो कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन कंप्यूटर्स में हाई प्रोसेसिंग पावर होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कैपेसिटी वाले डेटा को स्टोर कर पाते हैं और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्यूटेशंस काफ़ी आसानी से कर पाते हैं, जो कि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज में काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इन कंप्यूटर्स में डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स तक के डेटा को स्टोर कर पाते हैं। तीसरी चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को उनकी हाई सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। ये काफ़ी समय तक चल सकते हैं और इनमें सेंसिटिव डेटा लूज होने का रिस्क कम होता है और क्रैश होने के चांसेस भी कम होते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर आप एक साथ कई सारे टास्क परफॉर्म कर पाते हैं और इससे परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं होती। कुछ पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के नाम है फुजित्सु ICL VME और हिताची Z800। आप इनको इंटरनेट पर सर्च करके ज़रूर देखें कि कैसे दिखते हैं और आपको इनसे रिलेटेड और भी जानकारी मिलेगी। इस तरह से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल है बैंकिंग और गवर्नमेंट सेक्टर्स में। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स के बारे में।
नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कंप्यूटर्स साइज में छोटे होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं और पर्सनल कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज कैपेसिटी रखते हैं और इनका यूज़ मिड स्केल बिजनेसेस और छोटे व्यापारों और स्कूल में होता है। ये साइज में भले ही छोटे होते हैं पर काफ़ी पावरफुल होते हैं और कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही इनका यूज़ किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स एक साथ कई सारे यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब एक ही टाइम में कई लोग इस कंप्यूटर पर अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा व्यापार है जो अपनी इन्वेंट्री को एफिशिएंटली मैनेज करना चाह रहा है, तो इस जगह पे उन्हें मिनी कंप्यूटर काम आएगा। इस कंप्यूटर से वो एक ही जगह पर अपनी सारी इन्वेंट्री स्टोर कर पाएंगे और साथ ही साथ एक ही समय पर मल्टीपल एम्प्लॉयज इसे यूज कर सकते हैं। ये मिनी कंप्यूटर्स स्कूल में भी हेल्प करती है, जहाँ स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है। यहाँ एक मिनी कंप्यूटर मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक साथ कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक्सेस करने की सुविधा देता है, जिससे कि सभी को अपना काम इफेक्टिवली करने का मौका मिले। इन एग्जाम्पल से आप समझ पाए होंगे कि कैसे मिनी कंप्यूटर्स मिड रेंज टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं और इनका किन सेक्टर्स में क्या रोल होता है। कुछ मिनी कंप्यूटर्स के नाम है K202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990 और SDS-92। अब बढ़ते हैं चौथे और आखिरी टाइप के कंप्यूटर की तरफ, जो है माइक्रो कंप्यूटर्स। इसमें वो कंप्यूटर्स शामिल हैं जो आप घर पर, ऑफिस में अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, PDAs, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स, ये सब डिवाइसेस आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। आप इन माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे स्टडीज़, रिसर्च प्रोजेक्ट, कैलकुलेशन वगैरह। ये साइज में छोटे होते हैं, पोर्टेबल होते हैं और बाकी कंप्यूटर्स की कंपैरिजन में इनकी प्राइस कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में हम अच्छे से पहले से ही जानते हैं, क्योंकि ये हमारे घर में, ऑफिसेज में और भी सरकारी दफ्तरों में यूज़ होते हैं। तो आगे और भी विस्तार में जानते रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के दूसरे सेक्शन में, जिसमें हम जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं।